तो हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन भौतिक विज्ञान 2025 में आया हुआ बोर्ड परीक्षा का पेपर। ठीक है, कोड है 346 JU। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से हर एक न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी जानते हो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो 2 घंटे 1.5 घंटे तो न्यूमेरिकल में ही चले जाते हो कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, डेरिवेशन से भी ज़्यादा। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल रहते हैं। आप देखना, हम पूरा आपको एक एक करके सॉल्व कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सब ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है जो आपको कहीं पर भी देखने पर भी नहीं मिलेंगे। उनके आंसर क्वेश्चन बैंक में भी आपको अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल में आपको कराने वाले हल, टेंशन मत लीजिएगा आप सभी। ठीक है, स्माइल कर लीजिए और चलिए शुरू करते इस पेपर को सॉल्व करना। और इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्त मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो आप सभी लाइक भी जरूर करें। ठीक है, और मेन बात, सब्सक्राइब करके जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण पेपर्स इस चैनल पर हम आपके लेकर आते रहते हैं और सॉल्व कराते रहते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान का 2 पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, तो बहुत आएंगे, तो आप मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों को भी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे। पहला है हमारा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मतलब कि फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स Q/ε0। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते हैं। पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो सकती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट है, वो हमारा करेक्ट आंसर डी है। तल के लंबवत नीचे की ओर स्टूडेंट्स क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग। इसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है। इलेक्ट्रॉन गति प्रारंभ करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में, कि चुंबकीय क्षेत्र के तल में तथा तरंग संचरण की दिशा में। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स, कि विद्युत क्षेत्र के ही दिशा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा MCQ आप देखेंगे यहाँ पर कि एक द्विउत्तल लेंस है हमारा, प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या r है, अपवर्तनांक है पदार्थ का इतना, तो हमें उसका फोकस दूरी निकालना है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फॉर्मूले से आप निकालोगे जो होता है आपका 1/f = n-1 ब्रैकेट में 1/r1। ठीक है, एंड माइनस का 1/r2, तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपका आ जाएगा B करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव है। ठीक है, तो शिखर विभव यही है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए शिखर विभव मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू जो कि इतनी ही होगी। नेक्स्ट है कि शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, वही रहेगी कि शून्य हो जाएगी। तो बताइए स्टूडेंट्स, सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, क्योंकि आप ही बताइए, जब तक आप अपमिश्रित क्यों कर रहे हैं, चालकता बढ़ाने के लिए ना। अब आप मिश्रित कर रहे हैं बेफालतू का, चालकता घटाने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे भी आप बता सकते हो। उसके बाद आप आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, हम सभी देखेंगे, आप आता है नेक्स्ट खंड, जिसमें एक एक नंबर के सवाल आपके रहेंगे। क्लियर, तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये सारे सवाल। पहला है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो आपका, और उसका व्युत्क्रम जो आपका है हमारा, 1 मिनट, विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है, रो होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और 1/में रो होता है विशिष्ट चालकता। तो हमें बस रो का क्या पूछा गया, मात्रक पूछा गया है। तो रो का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा आपका, ओम। सही है ना, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्लियर। चलिए, और विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है और 1/रो विशिष्ट चालकता होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि धनात्मक Z अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तार है, क्लियर, एक तार है, उसमें से 10 एम्पीयर की धारा गुजर रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु इतना पर हमें निकालना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर 0,0, मतलब कि बस हमें
10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है आपका, और उस बिंदु पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या लगता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे आराम से। हम देखिए आपको निकलवा भी देते हैं, न्यूमेरिकल है तो करवाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए म्यू नॉट का वैल्यू रख दीजिए आप सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू बस रख के सॉल्व करना है। म्यू नॉट आपका होता है 4π, ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 की घात -7, और आई आपका है 10 बटे में स्टूडेंट्स 2π गुणे में आर कितना है स्टूडेंट्स 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, उसको मीटर में लिखेंगे आप सभी तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करिए आप सभी फटाफट। ये देखिए 2 बार में गया हमारा, और फिर सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10 के घाते -5 ये आ जाएगा हमारा। सही है ना एकदम, आप देख लीजिए 1/10 हो जाएगा। ये 10 गुणा 10 घाते 2, ये हो जाएगा 10 घाते -5 गुणे में 2, इतना हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि लेंस का नियम लिखिए और कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन कार्यफलन की परिभाषा लिखना है। तो ये 3 थ्योरी है एक नंबर के, तो इसका आंसर चलिए बता देते हैं। वैसे हम सोचे थे आप कर लेंगे, देख लीजिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स, इस स्थिति में अगर आपतन कोण जो हो उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है ना, तब प्रकाश पूर्णतः लौट जाता है। ये प्रकाश जा रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अगर स्टूडेंट्स हमारा आपतन कोण, जो आपतन कोण है स्टूडेंट्स, उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो प्रकाश जाकर वापस लौट जाता है, जाकर पूर्णतः लौट आता है, पूर्णतः परावर्तन हो गया। ठीक है, तो अंदर ही अंदर पूर्णतः परावर्तन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसके बाद हमसे देखिए ये लेंस का नियम भी पूछा गया है, कार्यफलन भी पूछा गया है। तो ये है हमारा स्टूडेंट्स लेंस का नियम, पढ़ लीजिएगा, और कार्यफलन ऊर्जा क्या होती है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि फोटोन की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नियतांक एवं तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, फोटोन की ऊर्जा जो होती है उसको ई से दिखाते हैं, और इसको आपको प्लांक नियतांक और लैम्डा के पद में लिखना है। तो ये हो जाएगा इस तरह स्टूडेंट्स hc/λ। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स hc/λ, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मत देखिए। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे ये सारे आप थ्योरी अब हम छोड़ देंगे, क्योंकि थ्योरी वगैरह में अगर टाइम देंगे तो न्यूमेरिकल्स में हम टाइम नहीं दे पाएंगे। क्लियर, थ्योरी वगैरह है हमारी 2-2 नंबर। ये देखिए कि उपयुक्त परिपथ आरेख खींचकर आप वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। ख है कि किसी प्रिज्म के लिए आप आई डेल्टा स्टूडेंट्स वक्र खींचिए और वक्र का न्यूनतम विचलन कोण को दिखाना है। आप वक्र खींच लीजिएगा। नाभ की संलयन की व्याख्या करना है स्टूडेंट्स, और चित्र में परिपथ में बैटरी में धारा ज्ञात कीजिए। यही तो करने वाले हम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। अगर डायोड नहीं होता तो आप आराम से कर लेते ये सवाल, लेकिन जब डायोड आ गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर डायोड क्या हो, अग्र अभिनत है। अगर डायोड क्या हो स्टूडेंट्स, अग्र अभिनत है, जैसे कि इस तरह का डायोड जहाँ पर जो बैटरी का पॉजिटिव सिरा है पॉजिटिव से जुड़ा है और नेगेटिव सिरा नेगेटिव से जुड़ा है बैटरी के, तो इसको बोलते हैं अग्र अभिनत स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर डायोड का स्टूडेंट्स हमारा क्या हो, नेगेटिव सिरा पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो बैटरी के, और बैटरी का नेगेटिव सिरा स्टूडेंट्स डायोड के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं पक्ष अभिनत स्टूडेंट्स। ठीक है, और जहाँ पक्ष अभिनत होता है वहाँ पर धारा नहीं जाती है, वहाँ पर धारा नहीं प्रभावित होती है। ये आप ध्यान रखें, नहीं जाती है, ऐसा होता है आपका। ठीक है, तो हमारी स्टूडेंट्स इसमें देखिए इन तीनों में से ये पॉजिटिव सिरा ये नेगेटिव सिरा है। पॉजिटिव सिरा यहाँ पर देखिए इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसके पॉजिटिव जुड़ा है, लेकिन इसके नेगेटिव से जुड़ा है, तो इसमें तो धारा ही नहीं जाएगी। 2 ओम में धारा नहीं जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, केवल 6 ओम में और 3 ओम में जाएगी। तो जिसमें धारा नहीं जाएगी उसको भूल जाइए। क्या करिए आप सभी, 2 ओम को भूल जाए, 2 ओम भूल जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 ओम को भूल जाइए, केवल 6 ओम 3 ओम बचा, जिसमें धारा नहीं जा रही उसको छोड़िए भाई। ठीक है, तो 2 ओम को भूल जाइए, केवल 6 ओम और 3 ओम है, और 6 और 3 ओम का स्टूडेंट्स आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। किसका, 6 ओम एंड 3 ओम का आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा,
36 18 बाई 9 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध मिला आपको 2 ओम। ठीक है, जब तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है और विभव आपको 10 वोल्ट दिया है तो धारा का मान जरा कमेंट कर दीजिए। तो इतना आप कर दीजिएगा कमेंट्स में आंसर कि अगर आपका तुल्य प्रतिरोध 2 ओम है, बैटरी का विभव इतना है, तो धारा कितनी जाएगी, कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर एक थ्योरी आ गया कि गॉस का नियम लिखिए, एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की सूत्र का निगमन करना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट है कि दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम प्रतिरोध के प्रभावित धारा एवं संधारित्री पर आवेश की गणना कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा इसमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम सभी। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको देखिए पहले चाहिए क्या, आपको चाहिए 2 ओम और 10 ओम में कितना धारा जा रहा है, आपको चाहिए कि इस संधारित्र पर कितना आवेश है स्टूडेंट्स। ठीक है, यही चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, धारा निकालते हैं, इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है, ये सब। तो धारा कैसे मिलेगा, जब हमें प्रतिरोध पता हो, प्रतिरोध मतलब ये प्रतिरोध मिल जाएगा। सबसे पहले सोचिए, अगर आपको प्रतिरोध मिल गया, विभव तो आपको पता ही है 2 वोल्ट का है, तो धारा क्या हो जाएगी, V/R हो जाएगी। तो आपको मिल जाएगा कि इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है। जो करंट इसमें से निकल रहा है वही 2 ओम से भी जा रहा होगा, फिर बाद में ये करंट टूट जाएगा, इसमें चला जाएगा कुछ, इसमें कुछ चला जाएगा। तो 2 ओम में से जो करंट जाएगा वो हम इजीली निकाल लेंगे, विभव को प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे और प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध तीनों का निकालिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो हमारे 2 ओम है, एक है हमारा 10 ओम, एक है हमारा 8 ओम। तुल्य प्रतिरोध तीनों का निकालिए। ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों का सिरा क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका सिरा देखिए, दो सिरा, ये एक सिरा, ये एक सिरा, ये है, एक सिरा बैटरी से जुड़ा है, एक सिरा इससे जुड़ा है, यानी कि ये क्या है, समांतर क्रम में नहीं, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये दोनों समांतर क्रम में है, 10 और 8। तो 10 और 8 का समांतर क्रम संयोजन करेंगे, 10 एंड जो हमारा 8 है स्टूडेंट्स, उसका आप समांतर क्रम करिए। समांतर क्रम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80/18, यानी कि 40/9 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, और फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 स्टूडेंट्स, इतना ओम आएगा। ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में थे, लेकिन 2 ओम के साथ क्या है, ये सभी श्रेणी क्रम में है। तो नेट प्रतिरोध हो जाएगा, R इक्वलेंट हो जाएगा 4.44, 2 जोड़ दीजिए 6.44 ओम। ठीक है, तो क्या गया नेट प्रतिरोध। तो सबसे पहला काम हमें क्या चाहिए था, 2 ओम में से जो धारा जा रही है वो निकाल लेते हैं। 2 में से जो धारा जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, V/R इक्वलेंट, यानी कि 6.44 बटे में, ओ सॉरी 2/6.44। ठीक है, विभव बटे में प्रतिरोध डिवाइड करेंगे तो 0.31 एम्पियर आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि 2 में से धारा होगी। फिर उसी तरह थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ये जो धारा है वो हमारी 10 में से और 10 और 8 में जाकर ये टूटेगी, तो फिर थोड़ा सा विभाजन करना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। एक है हमारा 10, एक है हमारा स्टूडेंट्स 8। अब ये जो धारा जाएगी 0.3 ओम एम्पियर की, वह 10 में जाएगी और 8 में जाएगी। तो हमें 10 में चाहिए, तो 10 ओम में जो धारा होगी वो कैसे निकाला जाएगा आप। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा, देखिए यही जो धारा टूटेगी 10 और 8 में, तो 10 में से जो धारा जाएगी वह कैसे मिलेगी, 8 को गुणा करके, 8 को गुणा कर दीजिए। 10 में से चाहिए तो 8 गुणा कर दीजिए और बटे में दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 8 18। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 0.14 एम्पियर आएगा। तो ये हमने पहला काम कर लिया, 2 ओम और 8 ओम 10 ओम में से धारा का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए था इस संधारित्र में कितना स्टूडेंट्स आवेश है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसके सिरों के बीच में विभव पता होना चाहिए, तभी जाकर हम स्टूडेंट्स आवेश निकाल पाएंगे। आवेश का फॉर्मूला होता है C/V। तो C तो पता ही, लेकिन V हमें नहीं पता। ठीक है, तो तीसरा काम हम क्या करेंगे, V निकालेंगे। तीसरा काम निकालेंगे हम V, और V कैसे मिलेगा, देखिए ये, और ये जो विभव है वो हमें इस प्रकार मिलेगा। इस 2 वोल्ट में से आपको घटाना होगा I/R,
जो कि 2 ओम का है। इसमें देखिए 2 वोल्ट है, माइनस करेंगे 2 गुणे में इसमें से जो धारा जा रही है उसका, तो 2 माइनस का धारा है, इसमें से कितनी जा रही थी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ निकाला था हमने 0.31, ठीक है 0.31 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसको हल करेंगे तो 1.4 आसपास आएगा, ठीक है इतना विवो है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइक्रो फराडे में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो एक हमें चीज़ मिल गया, सी हमें पता है 10 माइक्रो फराडे है हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आवेश मिल जाएगा। और ये माइक्रो फराडे हैं तो फराडे में कैसे करेंगे आप सभी इसको कन्वर्ट, 10 की घाते -6 से गुणा करके, ठीक है। एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से तो आपका मिल जाएगा आंसर 14 गुणे 10 की घाते -6 गुलाम स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले हमने 2 ओम और 10 ओम में धारा निकाली, उसके बाद हमने आवेश निकाला, ठीक है। आवेश के लिए विभव चाहिए था तो वो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाला स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट माइनस IR, I इसमें जो धारा जा रही है, R इसका प्रतिरोध यहाँ पर, ठीक है। क्लियर आप सभी को। आगे बढ़ेंगे तो आपको थ्योरी दिया गया है एक स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया है कि एम्पियर की नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है यहाँ पर, ठीक है। बाद नेक्स्ट एक आपका और न्यूमेरिकल है कि देखिए 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परिध 400 रेडियन पर सेकेंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आपका इतना टेस्ला है। अब वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ओमेगा पता हो, आपको एल पता हो, आपको चुंबकीय क्षेत्र पता हो और आपसे पूछे कि आप प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए, तो स्टूडेंट्स वो जो होता है सिंपल एक फॉर्मूले से निकल जाता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, सारे वैल्यूज उठा के रख दीजिए, सब SI मात्रक में है, रख दीजिए। देखिए लंबाई भी मीटर में सही है, ये भी रेडियन सेकंड में सही है, ये भी टेस्ला में, तो सब उठा के रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा हूबहू, ठीक है। तो देख रहे हैं कुछ सवाल सेकंडों में हो जाएंगे, कुछ में माइंड भी आपको लगाना पड़ेगा और इसी में ही जो कर लेंगे वही टॉप कर जाएंगे। ऐसे सवाल जो कर लेंगे वही एकदम अच्छे से बढ़िया 95+ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी या एक डेरिवेशन कह सकते हो, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा देखेंगे तो एक थ्योरी है कि त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त धारक की सहायता से चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत समझाइए, इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है ये भी बताना है। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आपको देखिए दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है, इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, इसके शून्य से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। उसके बाद अथवा में भी न्यूमेरिकल ये भी करते हैं, ठीक है, बने रहे लास्ट तक। देखिए स्टूडेंट आपको देखिए कहा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, IRMS। शिखर मान जो है उसको डिवाइड कर देंगे √2 से और डिवाइड करने पर आप देखेंगे 10 आएगा, क्लियर इतना। एंड नेक्स्ट पूछा था कि इसको शून्य से शिखर मान में प्राप्त करने में कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट जो धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा वो किस तरह लिखी जाती है, वो लिखी जाती है हमारी I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो I0 होता है ना, ये जो होता है हमारा धारा का शिखर मान, I0 होता है शिखर मान धारा का, क्लियर। तो हमें इसको क्या करना है, 0 से शिखर मान तक लेकर जाना है। क्या करना है, 0 से इसको I0 में बदलना है, कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स बताइए I को हमें 0, जब पहले ये 0 रहेगा फिर ये I बराबर हो जाएगा किसके, I0 के, तो कितना टाइम लगेगा वो पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, I बराबर हो जाएगा 0 के, तो समझ में आ रहा है कि उस समय T क्या होगा, 0 होगा। जब I 0 होगा तो T भी 0 ही होगा। लेकिन जब I0 के बराबर होगा तब क्या होगा, तब की जो गेम है वो देखते हैं एक बार ज़रा। तो जब I0 के बराबर होगा, इसको एक बार स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं। जब I0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, I की जगह I0 रख दीजिए,
आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखेंगे आई नॉट से आई नॉट कट गया, आप पाएंगे कि साइन ओमेगा टी 1 के बराबर आ गया, यानी कि ओमेगा टी क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी 1 के बराबर आया तो ओमेगा टी π/2, तो यहाँ से टी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, π/2 बटे में स्टूडेंट्स ओमेगा। यहाँ से इतना सेकेंड लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहते हो तो पाई का मान रख दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, ओमेगा भी रख दीजिए। ओमेगा का वैल्यू दिया होगा सवाल में, देखिए ये आपको ओमेगा नहीं दिया है, ये आपको आवृत्ति दिया है, तो ओमेगा निकाल लोगे आप सभी, 2 पाई आवृत्ति, 2 पाई को आवृत्ति से गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स तो ओमेगा मिल जाएगा, वही यहाँ पर रख देना है। ठीक है, कर दें 2 पाई बटे में, अरे पाई बटे में 2 ओमेगा है ना, देखिए पाई बटे में 2 ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ यानी 50। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 4, 1 बटे में 200, इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा 1 बटे में 200 आ रहा है, इसको हल करेंगे आप सभी तो आपको मिलेगा लगभग 5 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अथवा में जो दिया था कि आपको क्या करना है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए जो वैद्युत क्षेत्र सदिश का जो आयाम है वो दे रखा है, आवृत्ति दे रखा है, आपको ये 3 चीज़ें निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, कोणीय आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला से हो जाता है, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हो जाएगा हमारा सिंपल हो जाएगा, बस P बराबर हो जाएगा E0/c। स्टूडेंट सी जो होता है प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और कोणीय आवृत्ति हो जाएगा 2 पाई एफ, ये भी हमने बताया। एफ आपको देखिए दे ही रखा है 50 मेगा हर्ट्ज है, यानी कि 50 × 10⁶ हर्ट्ज है। ठीक है, उसके बाद तरंगदैर्घ्य स्टूडेंट जो होता है वो C/f होता है, इसको कर लेंगे आप सभी क्लियर, सी आपको पता ही है, कर लेंगे, इसी इजी क्वेश्चन है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सवाल आ गया यहाँ पर न्यूमेरिकल का, बाकी ये देख सकते थ्योरी विस्थापन धारा क्या है, संशोधित एम्पियर नियम समीकरण लिखना है। सेकंड पूछा गया था आपका कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पोलराइड द्वारा साधारण प्रकाश, आंशिक ध्रुवी प्रकाश एवं पूर्ण ध्रुवित प्रकाश की पहचान किस प्रकार की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सब बहुत सारे कर लेने आपको थ्योरी वगैरह जो है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं पहले फटाक से। सीजियम के पृष्ठ पर इतना एस्टॉम तरंग कैशंस प्रकाश आपतित होने पर निकलने वाली फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। कार्यफलन दे दिया है, इजी सवाल है, देखिए फॉर्मूला ही हो जाएगा, फॉर्मूले से ही स्टूडेंट्स आपको दे दिया है। यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा स्पेस बनाते हैं, ये हो गया हमारा शस्त्र। ठीक है, ये शस्त्र सवाल में देखिए आपको दिया है तरंगदैर्घ्य 3300 एस्ट्रॉम, आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालनी है, और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आइंस्टाइन समीकरण, याद है कि नहीं। गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है बताइए तो, भूल तो नहीं रहे। फॉर्मूला निकलता है आपका स्टूडेंट्स hc बटे में लैम्डा माइनस का स्टूडेंट्स कार्यफलन ऊर्जा, यही होता है। तो ये तो हमें पता ही है कितना है स्टूडेंट्स, सवाल के अनुसार 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, देखिए ये तो हमें पता ही है कि ये कितना है स्टूडेंट्स, आपका 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा देखिए कैसे मिलती है हमें जो तरंगदैर्घ्य है वो एस्ट्रॉम में दिया हुआ है, एस्ट्रॉम में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एस्ट्रॉम में ही आप कर दोगे, खेल खत्म। HC की जगह पर आप क्या लिखो 1 2 3 4 5। ठीक है, SC की जगह 1 2 3 4 5 आपको लिख देना है, और जो तरंगदैर्घ्य है ना वो उतार दीजिए। ठीक है, जो कि 3300 माइनस का 1.9 कर दीजिए, आपको गतिज ऊर्जा मिल जाएगा स्टूडेंट, जो भी वैल्यू आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखना कि SC की जगह पर ये लिख देना, और बटे में जो तरंगदैर्घ्य है उसको लिख देना है। ठीक है, और घटा देना है कार्यफलन ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो आपका आंसर आएगा ना वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। क्या आएगा ये बता देते हैं, देखिए डिवाइड करेंगे इसको आप सभी, तो कितनी बार में जाएगा ये देखना पड़ेगा, तो ये आप एक बार डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं आप पे, हम आगे देखते हैं सवालों को स्टूडेंट्स। आगे आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है
क्या है, आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रदर्शित कीजिए कि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व तो इतना है। ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे, उसी में ही एक आगे लिखा हुआ है, प्रदर्शित कीजिए कि फैराडे बटे में मीटर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये भी आपको प्रदर्शित करना है। और कहा है कि ये किस भौतिक राशि के मात्रक है। अच्छा, यदि 6 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र के सिरों का विभवांतर इतना वोल्ट है तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। देखिए आपको बोला गया है कि 6 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के सिरों के बीच में जो विभव है स्टूडेंट्स वो 2 वोल्ट का है, ठीक है। तो इस बैटरी के बीच में कितना विभव होगा, तो ये प्राप्त करने के लिए हमें 4 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र का भी विभव पता करना होगा। ये कैसे मिलेगा हमें स्टूडेंट्स, ये कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, 4 माइक्रोफैराडे का विभव कैसे मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, आवेश को भाग कर देंगे इससे, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला बताया ना, C बराबर होता, अरे Q बराबर होता है CV, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। देखिए C तो पता ही है, ये Q नहीं पता, ये Q आपको नहीं पता, तो Q कैसे मिल जाएगा, देखिए ये 6 दूनी 12 हो जाएगा Q, और ये C का वैल्यू रखेंगे तो 3 मिल जाएगा विभव आपका, ठीक है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र रहते हैं ना तो जो आवेश होता है वो बराबर होता है। जैसे इस संधारित्र पर कितना आवेश है, 6 दूनी 12 माइक्रो कूलाम, तो उतना ही आवेश इस पर भी होगा। विभव भले अलग है लेकिन आवेश बराबर होता है। तो 4 माइक्रोफैराडे वाले पर भी स्टूडेंट्स आवेश कितना होगा, यही होगा जितना 6 वाले पे है। विभव बस अलग अलग होगा। जो आप देख रहे हो आवेश को संधारिता से भाग करने पर विभव आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन आवेश समान होता है। तो उसी का फ़ायदा उठाकर हमने इसका भी निकाल लिया स्टूडेंट्स विभव, जो कि आया था हमारा 3 वोल्ट। ये 2 है, ये 3 है, दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया स्टूडेंट्स आपका यहाँ के बीच का विभवांतर कितना, 5 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या पूछा गया है। तरंगार्घ की परिभाषा दीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल आपका दिया गया है अथवा में कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः इतना एवं इतना है। अभिदृश्यक लेंस से आगे 200 सेंटीमीटर दूर वस्तु होने पर समान दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। ये स्टूडेंट्स हमारा देख सकते हो लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट सवाल है, इसके बाद बस इंडी होने वाला समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा अच्छा खासा 5th नंबर का, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी, इसको भी सॉल्व करते हैं हम सभी। स्टूडेंट्स आपका दूरदर्शी है आपका, ठीक है। ये हमारा दूरदर्शी मान लीजिए, ठीक है। ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी कि ये हमारा है नेत्रिका लेंस, ये होता है अभिदृश्यक लेंस। अब इससे क्या है, 200 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा क्या है, एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका फोकस दूरी हमें दिया है कितना, देखिए अभिदृश्यक का 40 है, नेत्रिका का 4 है, नेत्रिका का 4 है, अभिदृश्यक का स्टूडेंट्स 40 है फोकस दूरी, ठीक है। ये भी बातें लिख ली। हमें क्या क्या चाहिए, हमें स्टूडेंट्स लेंसों के बीच की दूरी पता करनी है। तो लेंसों के बीच की जो दूरी होती है स्टूडेंट्स वह होता है हमारा UE प्लस में VO स्टूडेंट्स, ये होता है। और VO क्या है स्टूडेंट्स, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बना गया प्रतिबिंब की दूरी। और UE क्या है स्टूडेंट्स, नेत्रिका लेंस से जो हमारा नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु होगा उसकी दूरी है। तो हमें लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके सवालों को यहाँ पर अब करना होगा। सबसे पहले चलिए हम VO निकालते हैं, VO पहले फाइंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अभिदृश्यक लेंस का ही क्या है, प्रतिबिंब जो बना रहा है अभिदृश्यक लेंस स्टूडेंट्स, इस वस्तु का जो 200 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है हमारी, उसका जो प्रतिबिंब बना रहा है उसकी दूरी है VO, ठीक है, समझ रहे हैं। तो लेंस का सूत्र क्या बोलते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। और अभिदृश्यक लेंस की बात करें तो f होगा FO, v होगा VO, u होगा UO, ठीक है। UO कितना है स्टूडेंट्स, UO कितना है, दूरी कितनी है वस्तु की 200 सेंटीमीटर, तो माइनस का 200 हो जाएगा। सारी चीज़ें रख दीजिए आप सभी यहाँ पर। और F भी पता है कितना है, 40 है, तो 1/40 बराबर में 1/में VO माइनस का 1/में माइनस का 200। फिर सॉल्व करेंगे तो VO मिलेगा आपको स्टूडेंट्स
50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए VO मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम प्ले करने वाले गेम UE निकालने के लिए, अब गेम खेलेंगे हम UE के लिए। ठीक है, अब तेरे हवाले जो भी होगा कैलकुलेशन। ठीक है, फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। नेत्रिका लेंस के लिए FE VE UE। ठीक है, UE हमें फाइंड करना है, VE क्या हो जाएगा, VE होता है नेत्रिका लेंस के लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस। ठीक है, याद रहे। चलिए, और फोकस कितना है स्टूडेंट्स, फोकस हमारा है कितना है, 4 है। फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 1/में माइनस का UE। और UE आप देखोगे UE कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। ठीक है, साइन हटा दीजिए, 4 हमारा आ रहा है UE। अब क्या करना है, अब दूरी निकालना है। दूरी हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और 4 हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। फिनिश क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे गेम हमें खेलना है किसके लिए, हमें चाहिए था आवर्धन क्षमता भी। क्लियर, आवर्धन क्षमता। आइए देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली में 2 लेंस हैं यहाँ पर, 2 लेंस है तो दोनों का अपना आवर्धन क्षमता होगा, अपना आवर्धन क्षमता होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते, इस लेंस का आवर्धन क्षमता निकालते, फिर इस लेंस का आवर्धन क्षमता निकालते। ठीक है, नेत्रिका लेंस का, फिर अभिदृश्यक लेंस का E और O दोनों का निकालते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो फॉर्मूला है वो लगेगा, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और भी पेपर हम सॉल्व कराएंगे, उसमें फिर आएगा सवाल इस तरह का, वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता नेत्रिका लेंस की, ME। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, अगर आपको पता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, शायद D/FE होता है ना, करेक्ट, जी हाँ। एंड जो आपका अभिदृश्यक लेंस है उसका जो होता है वो फॉर्मूला होता है माइनस का VO बटे में VE। क्लियर, तो सारे वैल्यूज रखिए, D है 25, FE कितना है हमारा 4 है, इसको करेंगे हम सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। आइए हम देखते हैं MO। VO कितना है स्टूडेंट्स, 50 आया था। UE कितना है, UE ये भी हमारा कितना था, 4 था। क्लियर, चलिए ये सारा चीज़ें हमारा हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, और जो हमारा देख सकते हो UE हमारा माइनस का 4 आया था ना स्टूडेंट्स, तो माइनस का 4 लिखेंगे तो माइनस माइनस कट भी जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुल आवर्धन क्षमता निकालेंगे, पूरा का पूरा जो ये दूरदर्शी उसका आवर्धन क्षमता निकालते, जो पूरा सिस्टम है उसको कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए हमें इसको और इसको गुणा कर देना है। स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेत्रिका लेंस का निकालते हैं। ठीक है, नेत्रिका लेंस का आवर्धन क्षमता, फिर उसके बाद हम निकालते हैं स्टूडेंट्स किसका, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ME मल्टीप्लाई MO, तो आपको पूरा सिस्टम का आवर्धन क्षमता मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है D/F, इसका फॉर्मूला होता है VO/UO। ठीक है, माइनस का साइन रहता है, वगैरह वगैरह आप करेंगे, सारे वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर। D होता है 25, और FE आपको देखिए क्या है, 4 है, UO 200 है, ये आपका ये कितना हमने निकाला था, 50 निकाला था। सारी चीज़ें रखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपको आएगा 25/4, ये आपका आएगा 1/4, और 25/4 को 1/4 से गुणा कर देंगे तो आपको इतना सेंटीमीटर, नहीं इसका कोई मात्रक नहीं होता, इतना आपको मिलेगा स्टूडेंट्स आवर्धन क्षमता। क्लियर, तो ये भी क्वेश्चन हमारा देख लीजिए यहाँ पर हो गया है सॉल्व, एक एक करके। पहले हमने VO निकाला, फिर UE निकाला, फिर आवर्धन क्षमता, दोनों को निकाली और दोनों गुणा कर दिया, तो पूरा दूरदर्शी का हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, आवर्धन क्षमता मिल गया, और 5 नंबर हमें मिल गया, खत्म। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आपको पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिधारणा लिखना है आपको। सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद है हमारा एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर लास्ट है कि नाभिकीय विखंडन से क्या समझते हैं आप सभी। इतना के लिए नाभिकीय विखंडन में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रिएक्टर में 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है। रिएक्टर में प्रति सेकेंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा हमारा सॉल्व। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके नाभिक में विखंडन में इतना ऊर्जा मिल रही है, जबकि हमें चाहिए 4 मेगावाट शक्ति। 4 मेगावाट
मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मेगावाट का मतलब हुआ ना 4 मेगावाट स्टूडेंट्स, ये वाट है, वोल्ट नहीं, ये वाट है। 4 मेगावाट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स 4 × 10⁶ जूल पर सेकेंड। रिएक्टर को इतना जूल ऊर्जा चाहिए हर एक सेकेंड में, लेकिन जब नाभिक टूट रहा है ना तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है। इसको एक बार जूल में बदलते हैं, जूल तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिख सकते हो आप सभी 200 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। फिर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर। फिर ये जूल में बदल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हट गया, वोल्ट और जूल बराबर है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 3 16 दूनी 32 और घाते देखिए जोड़ घटाना करिए, -13 फिर +2 10⁻⁻11 और 3.2 गुणे में इतना दोस्तों जूल हमें मिलेगा। एक नाभिक जब टूटेगा तो इतना जूल मिलेगा, लेकिन हमें इतना जूल चाहिए तो कितना नाभिक टूटना चाहिए, हर एक सेकेंड कितना नाभिक टूटे वो कैसे मिलेगा। अब स्टूडेंट्स जितना चाहिए आपको इतना चाहिए, उसको डिवाइड कर दीजिए कि एक नाभिक से कितना मिल रहा है इतना, उससे आपको आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, सॉल्व करेंगे 10⁻17 गुणे में डिवाइड करने पर 1.25 आएगा। इतना स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, नाभिक टूटेंगे विखंडित होंगे पर सेकेंड, इतना नाभिक टूटेंगे पर सेकेंड। स्टूडेंट्स समझ गए, अच्छे से दोबारा जरूर देख लीजिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिमाग वाले सवाल थे जो भी हमने आपको कराए। ठीक है, चलिए और ये पेपर में आखिरी सवाल देख लीजिए जो कि है ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या है होते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों और कुचालकों में एवं अर्धचालकों में अंतर बताना है और इन तापों के प्रभाव की भी व्याख्या करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए और उसी में ही एक और सवाल है अटैच, ये अथवा में दिया है। जी हाँ, अथवा में दिया है स्टूडेंट्स, देखिए आप सभी इसके अथवा में देखिए लास्ट सवाल एक दिया है कि अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हो कि पीएन डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विभव प्राचीर एवं अवेलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। तो और ये पेपर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए तो कैसी रही आज की ये वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमने इतनी मेहनत से सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई समझाई, कुछ तो फ़ायदा मिला होगा ज़रूर से। वीडियो आपको जैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ज़रूर से कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियोस आपसे मिस बिल्कुल ही ना हो। क्लियर, बिल्कुल ही मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें आप एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ और चैनल पे विजिट करिएगा ज़रूर से एक बार, टाइम मिलने पर हर एक पेपर प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पर जरूर आइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।